चैप्टर 6 आपको ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है, बायोमॉलिक्यूल, जो इनहेरिटेंस का बेसिस है। यानी जो चैप्टर 5 में हमने हेरिडिटी के रूल्स पढ़े, मेंडल्स लॉज पढ़े, उसके बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है उस चीज का, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा होता है, तो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटी रखते हैं। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आपको पता है, डीएनए और आरएनए, जिसमें से फ्रेडरिक मीशर सबसे पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने डीएनए आइसोलेट किया था पस सेल से, उसने न्यूक्लिन बोला था इसको। एंड टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का, और ये कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। और आरएनए इसका एक इंटरमीडिएट होता है, इसका हेल्पर मॉलिक्यूल होता है जो इसी की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसमिट करता है। उसी की कॉपी से बनता है, डीएनए की कॉपी से ही आरएनए बनता है किसी ऑर्गेनिज्म में। एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को उस तरह के ऑर्गेनिज्म को रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है रेट्रोवायरसेस। जैसे आपको पता है कि एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स जिन जो आरएनए वायरसेस होते हैं, वो उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए, बिकॉज डीएनए में वो क्वालिटी है, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड नेचर है, वो ज़्यादा स्टेबल है, उसके अंदर म्यूटेशंस कम होते हैं, स्लो रेट में होते हैं, एंड वो केमिकली थोड़ा सा इनर्ट है, इनएक्टिव है एज कम्पेयर टू आरएनए। आरएनए जल्दी जल्दी से रिएक्शन करता है। अब डीएनए का बनता कैसे है, ये एक पॉलीमर है, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स भी पॉलीमरिक होते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे मोनोमर्स की चेन से वो बनते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, बिकॉज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हमें पता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए है, यानी कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। Many nucleotides, when they get chained and they get linked, they become a DNA. Nucleic acids are nothing but nucleic acids, DNA and RNA are polynucleotides. So DNA is a polynucleotide. ठीक है, तो इसका मतलब उसकी मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। और एक न्यूक्लियोटाइड में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है नाइट्रोजन बेस। एक कोई भी एक नाइट्रोजन बेस क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन बेस। वन नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू व्हाट, वन नाइट्रोजन बेस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, तो उससे जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस, राइबोज। ठीक है, and nitrogen base is attached to this, and this type of thing, when nitrogen base is attached to deoxyribose, it becomes a nucleoside. ये एक न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, SIDE। बट इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप जब और जुड़ जाता है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप का डायग्राम है, दिस H3PO4, ये और जब जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो जाए, तो वो बन जाता है, फाइनली इट बिकम्स अ न्यूक्लियोटाइड। तब उसको न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलते, तब उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये डीएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब मैनी न्यूक्लिक एसिड्स आर एडेड टू इट, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टिल देयर इज इट क्लियर टिल हियर? नाउ जो नीचे हैं, नीचे जो डायग्राम दे रखे हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स के डायग्राम हैं। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बता रखा है कि नाइट्रोजन दो तरह के, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जिसमें कि डबल चेन रिंग चेन के होते हैं, पिरिमिडिन जिसमें सिंगल रिंग चेन के होते हैं। दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, और ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं शुगर्स। ठीक है, तो जब ये शुगर से अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो जाता है इनके साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं।
तो इसमें डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये 3 नाम दे रखे हैं, यानी इसके अंदर जो पहली वाली न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर है, एडेनिन इसमें नाइट्रोजन बेस है, मोनोफॉस्फेट इसमें लगा ही हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें लगा ही हुआ है। तो ये कुछ चार डिफरेंट नाइट्रोजन बेस है, उनसे बनी हुई 4 न्यूक्लियोटाइड्स के नाम है, डीऑक्सीगोनासाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइक्लिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। देन यहाँ पर ये बॉन्डेड फॉर्म में भी दिखा रखी है कि ऊपर नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप है वो किस तरीके से फर्स्ट पोजीशन से लिंक्ड है राइबोस शुगर से। दिस इज द डीऑक्सी राइबोस, बिकॉज यहाँ पे आप देखो सेकंड पोजीशन पे सिर्फ H ग्रुप है, OH नहीं है, सिर्फ H है, और 3' पोजीशन पे OH है। तो डीएनए में डीऑक्सी शुगर ही होती है। डीऑक्सी शुगर मतलब इट इज नॉट हैविंग O at 2' position, it is only having 2' position H डाउनवर्ड्स में इसमें H ही होता है OH की जगह, इसीलिए शुगर को डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। एंड इसके ऊपर जो जिस तरह का नाइट्रोजन बेस जुड़ा है उसी का नाम उसी से बोला जाता है। जैसे आप देख रहे हो साइटोसिन अगर डीऑक्सीराइबोज से जुड़ा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बोला जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन कहा जाएगा। थाइमीन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा है, यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप अभी मेंशन नहीं है, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है। डीऑक्सीथाइमिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ग्वानिन अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर से डीऑक्सीगोनेसिन एडिनोसिन, ओके। जब पर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सीगुआनेसिन मोनोफॉस्फेट, जो ऊपर नाम दिए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम, जब इसमें मोनोफॉस्फेट जोड़ देते हैं। इज इट ओके? देन यहाँ पे आ गया जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए के, जिसके कुछ सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन्स बनाती हैं और बेसिस अंदर की तरफ रहते हैं। 2 स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल होते हैं, बिकॉज एक स्ट्रैंड का 5' एंड अगर अपवर्ड है तो उसके जस्ट सामने 3' एंड होता है दूसरे स्ट्रैंड का, इसी नेचर को बोलते हैं anti-parallel nature, and the 2 strands of the DNA have common diameter, इनका एक diameter होता है 20 एंगस्ट्रॉम्स का, एक हेलिक्स की जो पिच होती है 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, और उसके 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस 3.4 होता है, क्योंकि एक ट्विस्ट के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 34 को 10 से तो 3.4 हो जाएगा, तो बेस पेयर पर वहां पर एंगस्ट्रॉम में दिया, ये याद रखना है, यहाँ पर नैनोमीटर्स में दिया, तो कंफ्यूजन नहीं करनी। अगर नैनोमीटर्स में दिया होगा तो एक डेसिमल प्लेस और पीछे खिसक जाएगा, तो यहाँ पर 3.4 बन जाएगी पिच, एंड मतलब पीछे नहीं खिसकेगा, आगे आएगा, तो 34 की जगह 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा अगर नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। एक डेसिमल प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है, 3.4। एंड इधर अगर उनको वैसे ही फिर दोबारा से इस पिच में 10 बेस पेयर्स आते हैं, अगर 10 से और डिवाइड करेंगे, 3.4 को 10 से और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट डेसिमल प्लेस और इधर की तरफ जाएगा, 0.34 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.34 हो जाएगा, तो 2 बेस पेयर्स के नैनोमीटर्स में अलग है बेटा, ये याद रखना है। नैनोमीटर्स में अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में नैनोमीटर में, तो आपको नैनोमीटर वाला ऑप्शन टिक करना है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर आप एंगस्ट्रॉम याद करते हो तो उसका याद रखना कि उसका डेसिमल प्लेस उस तरफ को चला जाएगा और आगे इस तरफ को बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब और स्मॉल हो जाएगा, कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है जो ट्विस्टेड दिख रही है रेड कलर की, तो ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बाहर की तरफ रहती है, नाइट्रोजन बेसिस इसमें अंदर की तरफ रहते हैं। इज इट ओके? देन आपको यहाँ पर दिखाना है नेक्स्ट इसका सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा किसको कहते हैं, ये जो रूल दे रखा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, इस रूल को वन वे फ्लो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस and the DNA is not scattered throughout the cell,
डीएनए का अगर पैकेजिंग देखेंगे हम प्रोकैरियोट्स में, तो वो एक न्यूक्लियस के नहीं अंदर नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता उसमें। जो डीएनए रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? दे आर इन द न्यूक्लियोइड रीजन। ये एक न्यूक्लियोइड रीजन में रहते हैं। पर यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियोइड नाम के रीजन नहीं ना होकर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं हिस्टोन, उसके चारों तरफ आपका कौन रहते हैं? उसके चारों तरफ आपके डीएनए रैप्ड रहते हैं। इज इट ओके? In eukaryotes, DNA is stabilized with positively charged basic proteins called histones. एंड ये हमने बताया था, लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड में रिच होते हैं हिस्टोन, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता ही है कि पॉजिटिव अमीनो एसिड हैं, ये ग्रे कलर के जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं यहाँ ऑरेंज से दिखा रखे हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो इनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज डीएनए अपने आप ही अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होगा और रैप हो जाएगा, इस तरीके से रैप्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक H1 हिस्टोन भी है जो इसको लॉक कर रहा है, इस पूरी गांठ को क्या कर रहा है? इसको क्लोज कर रहा है। इज इट ओके? So this is known as a nucleosome. This type of structure in which the nucleosome is a bead-like structure. ये उसके अंदर हिस्टोन्स हैं, ऑप्टामर कोर है हिस्टोन्स की, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए उसे ऑप्टामर कहते हैं कि कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स आर रैप्ड अराउंड बाय द डीएनए एंड इट बिकम्स अ न्यूक्लियोसोम एंड इट इज क्लोज्ड बाय द H1 हिस्टोन. इज इट ओके? कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट. अब ये क्या एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है? दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज अ न्यू टॉपिक. दैट मीन्स एक आपके जो साइंटिस्ट थे, जो पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी कि न्यूक्लिक एसिड ही इज ओनली द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ, अदर organism other molecules are not the molecular basis of life, like carbohydrates, proteins, these are not, but nucleic acids are solely the responsible for heredity and they are the molecular basis of heredity. So उन साइंटिस्ट में से सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया या जिन्होंने इसके रिस्पेक्ट में कुछ इसके रिलेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, वो थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ. तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में. फ्रेडरिक ग्रिफिथ का क्या एक्सपेरिमेंट था और उसके ऑर्गेनिज्म कौन से थे? तो उन्होंने माइस के ऊपर एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया को लेकर और माइस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पैथोजन है, जो कि एक निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिजम्स में निमोनिया करता है. तो उसके स्ट्रेन को लेकर और उन स्ट्रेन उसके बैक्टीरिया के सैंपल को लेकर माइस में इंजेक्ट किया था. तो ही वर्कड ऑन 2 स्ट्रेन्स. 2 तरह के स्ट्रेन्स थे, एक आर स्ट्रेन था और एक एस स्ट्रेन था. तो आर स्ट्रेन जो था रफ स्ट्रेन था और एस स्ट्रेन जो था वो स्मूथ स्ट्रेन था, जो 2 तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनीज. क्या होता है, जब हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं लैब में, तो हम उसको किसी मीडियम पे ग्रो करते हैं. पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश में हम कोई जेली का मीडियम डालते हैं, ठीक है, फूड डालते हैं, यानी कि मीडियम हमने इसमें जेल जैसा बना दिया, उसके ऊपर हम सैंपल बैक्टीरिया को लगा देते हैं और छोड़ देते हैं. सैंपल बैक्टीरिया को जब हम इस पे ग्रो करते हैं तो वो कुछ ना कुछ कॉलोनीज बनाते हैं. बैक्टीरिया यहाँ पे अपना पॉपुलेशन जब ग्रो करते हैं तो यहाँ पे वाइटिश कोई डिफरेंट कलर की कॉलोनीज बनाते हैं. तो उनका क्या होता है, उनका स्ट्रेन उसी की वजह से पड़ता है. अगर हम उनकी स्लाइड्स बना के देखें या अगर हम उनकी कॉलोनी के अपीयरेंस को देखें तो हमें पता चलेगा रफ कॉलोनी है तो आर स्ट्रेन, स्मूथ कॉलोनीज हैं, शाइनिंग कॉलोनीज हैं तो एस स्ट्रेन. तो इस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस की 2 कॉलोनीज थी. एक आर स्ट्रेन नाम की कॉलोनी थी जो रफ होती है, दिखने में रफ लगती है, यानी कि पेट्री डिश पे वो इस तरह की दिखेगी, उसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होगी.
ऐसे कॉलोनीज जो बैक्टीरिया बना रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के, उन्हें आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस बोला था। और जो इस तरह की कॉलोनीज बना रहे थे जो स्मूथ राउंड थी तो उनको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बोलते हैं। So R strain and S strain is clear to you. What is that? What does that mean? Is it clear? Yes, Anushka, Monisha, is it clear to you? What does R and S strain means? मैम अच्छे से समझ नहीं आया, एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिस बैक्टीरिया पे काम कर रहा था और उसका काम माइस पे और बैक्टीरियाज पे था। बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें लैब में ग्रो कराना पड़ेगा। तो स्ट्रेप्टोनिमोनिया के 2 स्ट्रेन को लेकर काम हो रहा था। एक स्ट्रेन जब मीडिया पे ग्रो कराया जाता है तो रफ कॉलोनीज बनाता है, मतलब उनकी अपीयरेंस रफ होती है, तो दिखने में उनकी कॉलोनीज भी रफ दिखती हैं, ठीक है, इरेगुलर। बट एक स्ट्रेन दूसरा जो था, स्ट्रेन क्या होते हैं, इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज डिफरेंट जेनेटिकली, वेरिएशंस हैं, जीनस सेम है बट स्पीशीज भी सेम है, जीनस भी सेम है, बस सब स्पीशीज अलग है, मतलब उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है थोड़ी सी। तो उसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था वो रफ कॉलोनीज बनाता था उस वेरिएशन की वजह से, एस स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनीज बनाता था। और उसका भी एक रीजन है, आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं बनता है, देयर इज नो कैप्सूल, क्योंकि बैक्टीरियाज कैप्सूल नहीं बनाते हैं। जब हम इनकी स्टेनिंग भी करते हैं तो वो रफ दिखते हैं, इसी वजह से उनकी कॉलोनीज भी रफ होती हैं, देयर इज नो कैप्सूल। एंड ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं एस वाले, ये कैप्सूल बनाते हैं, दे आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है पॉलीसैकेराइड्स का जो कि सेल वॉल के भी बाहर मिलता है, बैक्टीरिया के भी सेल वॉल के बाहर मिलता है कैप्सूल, जिससे स्मूथ अपीयरेंस देता है। सो नाउ इज इट क्लियर? यस मैम, थोड़ा सा क्लियर। तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं यानी कि एस स्ट्रेन जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर कैप्सूल है। तो और वो अगर माइस में डाले जाएं तो वो माइस को किल करते हैं बिकॉज दे आर पैथोजेनिक। वाई? बिकॉज माइस का इम्यून सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि कैप्सूल थोड़े स्लिपरी होते हैं। तो माइस के जो WBCs होते हैं उन्हें इनगल्फ नहीं कर पाते इजीली, ठीक है, बिकॉज कैप्सूल इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। WBCs cannot easily digest and cannot easily engulf the capsulated bacteria of S strain. So अगर वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा है इम्यून सिस्टम के थ्रू तो बीमारी करेगा, तो बिकम पैथोजेनिक स्ट्रेन। एंड आर स्ट्रेन वहीं पे दूसरी तरफ रफ है, आराम से इरेगुलर है उसकी बाउंड्रीज, तो वो क्या करता है, जो WBCs होता है आराम से उसे इंगल्फ करके और इसे डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। एंड आर स्ट्रेन से कोई बीमारी नहीं होती। आर स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक और ए विरुलेंट भी बोला जाता है। आर स्ट्रेन 2 टर्म्स यूज होंगी यहाँ पर, एक ए विरुलेंट यूज हो सकता है, विरुलेंट मतलब पॉइजनस, विरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग, ए विरुलेंट लगा हुआ है, ए विरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक, ए आगे ए लगा दिया था। और एस स्ट्रेन कैसा है, विरुलेंट है, एस स्ट्रेन इज विरुलेंट, मतलब अगर इससे इंजेक्ट किया जाएगा माइस को तो माइस डेड हो जाएगा because S strain will not be detected by immune system and S strain will cause a pneumonia करेगा, डिजीज करेगा, माइस को मार देगा। Is this concept clear to you? पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक का Is this concept clear to you? S strain आपको याद रखने वाली बात ये है कि आर स्ट्रेन जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, ए विरुलेंट है, नॉट कॉजिंग द डिजीज। इफ वी इंजेक्ट द माइस विद आर स्ट्रेन, द माइस स्टिल लाइव, remain alive. But if we inject any mice with S strain, live S strain, mice will surely die because of pneumonia. ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है। इस अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ सिंपल बैकग्राउंड डिस्कस किया इसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड डिस्कस करने में यही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन करे, अभी हमें देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी कैसे, ये हमें देखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इस फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का नाम था
और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है वो हमें देखना है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसमें इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, आर स्ट्रेन के जो नॉर्मल बैक्टीरियाज थे, ए विरुलेंट बैक्टीरियाज थे, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। उनको ट्रांसफॉर्म मतलब उनमें जेनेटिक चेंज लाया गया था एस्ट्रेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू। और वो भी कौन से वाले एस्ट्रेन बैक्टीरिया के थ्रू, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के थ्रू। मतलब ऐसे बैक्टीरिया का सैंपल जिसे हीट किल किया गया था, हीट पे उसे मारा गया था। तो हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन को जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म किया था, चेंज किया था अपने अंदर। मतलब आर स्ट्रेन, मतलब कहने की बात यह है कि टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर लाइव आर स्ट्रेन है, एल आर है, ठीक है, लाइव आर सेल स्ट्रेन के सेल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, हीट किल्ड एस, ठीक है, हीट किल्ड एस है, हीट से डेल्टा का साइन शो होता है इसलिए डेल्टा बना रहे हैं, हीट किल्ड के एस एस्ट्रेन है। तो जब हीट किल्ड एस्ट्रेन को लाइव आर में हमने मिक्स कर दिया था, इसके पूरे सैंपल को हीट पे किल करके और लाइव आर में, तो लाइव आर में भी, और फिर इसको इंजेक्ट किया माइस में, लाइव आर में जिसमें हीट किल्ड एस भी मिलाया हुआ है, इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, यानी प्लस इन दोनों को मिक्स करके जब माइस में डाला गया था तो देखा गया कि माइस मर गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट माइस वॉज डेड। तो ये उसमें आ गया था, ऑब्जर्वेशन इसने करी, तो ऐसे क्या चीज थी। he questioned this, that what material has gone from heat killed S that have transformed, that have changed live R into pathogenic, and इसी प्रोसेस को इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसमें द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक ही मटेरियल हो सकता है जो ये चीज कर सकता है, किसी के कैरेक्टर में चेंज कर सकता है वो, और वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ये कहना था कि एस स्ट्रेन में से कुछ ना कुछ ऐसा गया है जिसने आर स्ट्रेन को बदला है और उसे भी पैथोजेनिक बनाया है। क्योंकि जब एस स्ट्रेन हीट किल को मैं मिक्स कर रहा हूँ लाइव आर में, तो लाइव आर भी माइस को मार दे रहा है, जबकि मैं एस स्ट्रेन को मार चुका हूँ हीट किल करके। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एस स्ट्रेन में से निकल के आर स्ट्रेन को बदल रही है, क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ जिंदा तो आर स्ट्रेन है जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज एस में से गई है आर में। समथिंग हैज गॉन फ्रॉम एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन इनटू आर, देन ओनली आर हैज बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। तो इस चीज को, इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। एंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता कर पाया था, ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अपने एक्सपेरिमेंट का जेनेटिक मटेरियल का नेचर नहीं पता कर पाया था। उसने ये कहा जरूर था कि एस्ट्रेन में से कुछ ऐसा चीज जाती है जो कि आर को पैथोजेनिक बनाती है, बट वो क्या चीज थी ये नहीं पता था। इज इट क्लियर? उसका नेचर Yes, नहीं, ma'am. कि वो प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, एस्ट्रेन में से क्या चीज जाती है जो कि आर को बदलती है, वो नेचर नहीं पता था उसका, ठीक है। ये एनसीईआरटी का हिस्टोन का न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। आप देख रहे हो एक ग्रीन कलर के हिस्टोन ऑक्टोमर्स, सारे 8 ऑक्टोमर्स को एक ग्रीन कलर के बॉल से रिप्रेजेंट किया गया है। रेड कलर का उसके ऊपर स्ट्रैंड बांधा गया है और H1 स्टोन से उसको कवर किया गया है। इज इट क्लियर? ये एनसीईआरटी की ही इमेज है। ये कहाँ से आने लग गया? सुमन मैसेज का मेरे पे सुमन मैम का क्यों मैसेज आया? मैंने कर दिया, आप अभिजीत की ईमेल आईडी पे भेज देंगे। अरे यार इससे YouTube क्यों खुल रहा है? अच्छा डीएनए पैकेजिंग खुल रहा है इससे। डीएनए पैकेजिंग का एक वीडियो है बेटा, उसको देख लो। ये इसी Hello friends and welcome again in the series of कनेक्टेड है। molecular basis of inheritance. हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी, कोर हिस्टोन बोला जाता है और ये ग्रीन वाला है जिसने डीएनए जो
ये पिंक कलर का डीएनए स्ट्रक्चर है, लेकिन उनको बांध के रखा है, जैसे कि क्लोथ्स को सिलते समय टाका लगाया जाता है, जिस तरह से इसने टाका लगा दिया है, पैक करके रखा है। इसको H1 हिस्टोन बोलते हैं। ये कोर प्रोटीन से अलग होता है। अब कितने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो यूकैरियोट्स में 4 टाइप के होते हैं या 5 टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से Are you able to see the screen, बेटा? फिर H2A दूसरा, H2B तीसरा, H3 चौथा और ये Histones, the name of histone proteins are shown here. H3 और H4 ये चारों कोर हिस्टोन का काम करते हैं। इनके डाइमर्स बनते हैं, यानी 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके, और ये 8 टोटल हिस्टोन्स मिलके कोर बनाते हैं, जो ग्रीन कलर का बीच में बॉल दिख रहा है वहाँ पे। और ये जो H1 है, ये साइड में टाका लगाने का काम करता है, यानी पैक करने का काम करता है। फिर से एक बार न्यूक्लियोसोम को देखते हैं। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है बीच में बॉल लाइक, इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन, जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके डाइमर यानी 2-2 मॉलिक्यूल मिल करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके ऊपर ये जो डीएनए है ये रैप होता है। 1.75 टाइम्स रैप हो जाता है। तो इसके बाद H1 हिस्टोन इसको पैक कर देता है, इस पे टाका लगा देता है। इट इज द न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। इन फिगर्स में देखते हैं, तो इसमें जो पहला ए वाला फिगर है, ये एक कोर स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, जो कि अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में है। तो इसकी चौड़ाई अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में 60 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पे लेंथ जो दिखाया गया है एक अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में ये 110 एंगस्ट्रॉम 110 एंगस्ट्रॉम है। एक न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है। देन क्रोमेटिन फाइबर्स स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवीलिंग लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम क्रोम्स। तो ये जो बीच में लिंकिंग लाइक ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको लिंकर डीएनए का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे इसको जो बी वाला स्ट्रक्चर है स्ट्रेस्ड कंडीशन है। तो देखिए लिंकर डीएनए वेरिंग इन लेंथ from 80 to 114 nucleotide base pair, whereas nucleosome core 146 nucleotide base pair of DNA wrapped as 1:3/4, यानी वही 1.75 लगभग इतने टर्न्स इस पे रैप होके रहता है। That around an octamer of histone, तो हिस्टोन के ऑक्टामर पे 1:3/4 टर्न्स डीएनए उस पर रैप हो जाता है, घूम के रहता है। जैसे कि हमने पिछले वाले वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स पे पिंक वाले को राउंड होते हुए देखा था। जैसे अब ये सी वाला देखिए, ये एक पर्टिकुलर कोर के, अब यहाँ पे इसको जो बी वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रेस्ड कंडीशन। तो देखिए लिंकर डीएनए वेरिंग इन लेंथ from 80 to 114 nucleotide base pair। कहने का मतलब है बीड जो स्ट्रिंग्स जो मॉडल है उसमें न्यूक्लियोसोम का जो बीड है उसके बीच में स्ट्रिंग्स भी हैं, लिंकर डीएनए उन्हें बोलते हैं। मतलब कुछ डीएनए दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंक करने के लिए भी काम आता है, और उसकी लेंथ क्या होती है 80 to 114 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की होती है। एंड न्यूक्लियोसोम कोर पे अराउंड 146 न्यूक्लियोटाइड पेयर का डीएनए रैप होता है, ये बता रहे हैं। एंड इट इज 1/3/4 टर्न्स होते हैं जो कि ऑक्टामर के हिस्टोन कोर पे होते हैं। 1/3/4 टर्न्स होते हैं, कंप्लीट 2 टर्न्स नहीं होते। 146 nucleotide base pair of DNA wrapped as 1:3/4, यानी वही 1.75 लगभग इतने टर्न्स इस पे रैप होके रहता है। That around an octamer of histone, तो हिस्टोन के ऑक्टामर पे 1:3/4 टर्न्स डीएनए उस पर रैप हो जाता है, घूम के रहता है। जैसे कि हमने पिछले वाले वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स पे पिंक वाले को राउंड होते हुए देखा था। जैसे अब ये सी वाला देखिए, ये एक पर्टिकुलर कोर के साथ डीएनए की रैपिंग को दिखाएगा। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड पेयर्स है। तो मैंने आपको बताया था ये सोलिनॉइड भी बनाता है, इट बिकम्स अ सोलिनॉइड, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर बनने के लिए जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, वही बता रहे हैं। उसमें कौन कौन होता है? H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो ये 4 मॉलिक्यूल मिलकर के 2 8 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की बात हो रही है।
110 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे जो सामने डीएनए की जो लेंथ में ब्रेड आती वो है 20 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे न्यूक्लियोसोम के जो बॉल की चौड़ाई होती है 110 एंगस्ट्रॉम। यहाँ भी वही चीज है, सेम टू सेम, बट यहाँ पे बस H1 हिस्टोन को दिखाया जा रहा है अलग से कि कैसे इसमें टाँका लगा है। यानी 1:3/4 टर्न के बाद ये हिस्टोन पैक कर देता है इसे। तो इस तरह से ये पैकिंग होती चली जाती है। आगे के स्ट्रक्चर में पैकिंग को दिखाया गया है कि किस तरह से ये पैकिंग होती जाती है और बीच में लिंकर डीएनए बनते जाते हैं। न्यूक्लियोसोम फाइबर अप्रोक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर एंड H1 bind them, ये बांधते चले जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर ऑफ सोलेनॉइड क्रोमेटिन फाइबर आप देख रहे हो और सुपर कॉइलिंग का फॉर्म है, मतलब और सुपर कॉइलिंग हो रही है इनकी एंड देन इट इज बिकमिंग अ क्रोमेटिन फाइबर। तो इस तरीके से बताया कि किस तरह से डीएनए पैकेजिंग होता है। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन ऑक्टामर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हिस्टोन के डीएनए पैकेजिंग में, दैट इज एक्सप्लेन इन दैट वीडियो। और यहाँ पर फिर वो डायग्राम्स के हिसाब से भी बताया। कैन यू सी जो स्क्रीन शेयर है उसके ऊपर किस अच्छे से बता रखा है कि डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर भी, और डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन के कोर के ऊपर लिपटा हुआ है, पर्पल कलर डीएनए, एंड सोलेनॉइड के फॉर्म में भी ये मिलता है। Epigenetic changes due to chromatin may result from development in utero childhood and environmental chemicals, drugs, pharmaceuticals, aging, diet, and epigenetic may result in cancer, autoimmunity, mental disorders, diabetes. Negatively charged DNA wrapped around positively charged histone octamers to form a structure called nucleosome. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर्स के ऊपर लिपटे रहेगा। न्यूक्लियोसोम को बीजन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन पैक होके क्रोमेटिन फाइबर्स जैसे बना लेता है, और जो फादर कॉइल होके मेटाफेज पे क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये दो चीज मैंने आपको बताई थी, दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। In the nucleus, more densely packed regions of chromatin stains darker, called heterochromatin, and euchromatin is transcriptionally active than heterochromatin. ठीक है, euchromatin वो रीजन है जो एक्टिव होता है, भेज दी लाइट स्टेन इम्यूनिटी। हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि डार्क स्टेन होते हैं, जो ज़्यादा टाइटली कॉल्ड होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, और यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। मतलब उनकी कहने का मतलब ये है, जब क्रोमेटिन फाइबर कॉइल हो रहा है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग ओनली, on the basis of coiling only, the structure called heterochromatin and euchromatin is decided. कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप ये डायग्राम देख रहे हो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो रहा है, यहाँ पर ब्लूइश कलर का दिखा रखा है, जो रैप हुआ है कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। जो ब्लू कलर का डीएनए है 1/3 टर्न लेकर ये रैप्ड होता है डीएनए के ऊपर, और कुछ न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर जिसमें लूज लिंक कर डीएनए के फॉर्म में, जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक कर रहे हैं, वो लिंकर डीएनए की फॉर्म में रहता है, और ये आपस में और सुपर कॉइल होने लगता है। हमने देखा होगा कि पुराने टाइम में जो मतलब टेलीफोन्स होते थे जिनके केबल्स होते थे, ठीक है, जो ऐसे वाले टेलीफोन्स होते थे जिन पे यहाँ पर नंबर का डायलिंग का बना रहता था, और यहाँ पर ऐसे रिसीवर्स रखे रहते थे, ठीक है, ऐसे रिसीवर्स रखे रहते थे ऐसे। और उनके केबल्स कैसे होते थे, उनके केबल्स काफी सारे कॉइलिंग कर लेते थे, आपस में भी कॉइलिंग कर लेते थे। अगर हम उससे बात करें कि डीएनए भी इसी तरह से पैक होता है। डीएनए ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो कि इस इस रेड कलर के हिस्टोन 8 हिस्टोन ऑक्टामर की कोर पे लिपटा हुआ है, और फिर वो बाद में वही न्यूक्लियोसोम का बीड स्ट्रिंग मॉडल सुपर कॉइल हो जाता है, 30 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है सुपर कॉइल होकर, एंड इसी 30 नैनोमीटर के क्रोमेटिन फाइबर से इतना सुपर कॉइल होने के बाद
सबसे ज्यादा सुपर कॉइल होने के बाद क्रोमेटिन फाइबर्स के और आपस में जुड़ने से, फाइबर्स के आपस में जुड़ने से कौन से स्ट्रक्चर बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स। जो मेटाफेज पे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे ही बने। और स्टार्टिंग में डीएनए इस पे रैप ही क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज दैट अपोजिट चार्जेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए का चार्ज क्या है? नेगेटिव है, और वो पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप हो रहा है। एंड न्यूक्लियोसोम सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम मोती धागे में जैसे मोती पिरोते हैं उस टाइप का यहाँ पर दिखाई देता है जब हम अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसे देखते हैं। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज विजिबल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो। आपके एनसीईआरटी में एक इमेज भी बनी हुई है जिसमें न्यूक्लियोसोम का बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल दिखा भी रखा है। न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोसोम से मिलकर ये इस तरह का रिपीटिंग स्ट्रक्चर बना है, इस तरह का 30 नैनोमीटर का फाइबर बना है जो कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। यही डीएनए पैकेजिंग है। इस तरह से डीएनए पैकेजिंग होती है न्यूक्लियोसोम की मदद से, क्योंकि न्यूक्लियोसोम पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स के प्रोटीन है। अब आगे देखो पॉइंट क्या लिखा है। क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। These are further coiled and condensed at metaphase stage to form chromosome. Euchromatin in the nucleus, some loosely coiled regions. अब ये क्रोमेटिन दो तरीके का हो जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिन भी दो तरीके का हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कितना ज्यादा टाइटली कोइल्ड है या फिर लूजली कोइल्ड है, ठीक है। अब कोई बहुत ज्यादा मजबूत गांठ बांधेगा या कोई बहुत ज्यादा मजबूती से कोइल होगा तो वो उसको खोल पाना क्या आसान होगा? उसको खोल पाना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत ज्यादा मजबूती से किसी चीज को पकड़ा हुआ है तो उसको छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से क्रोमेटिन भी दो तरीके के हैं। कहीं कहीं पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा टाइट है, जहां पे इसकी फाइबर की कॉइलिंग बहुत ज्यादा टाइट है वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है। उस रीजन के डीएनए का प्रोसेसेस में आना, यानी उस एरिया के डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसलेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ट्रांसक्रिप्शन वाइज और ट्रांसलेशन वाइज इनएक्टिव रहता है, इट रिमेन्स इनएक्टिव, ठीक है। वो क्या रहता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज द टाइटली बाउंड रीजन और ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इसके प्रोटीन्स नहीं बनते। तो इसका काम क्या होगा फिर? इसका भी तो कुछ काम होना चाहिए, ऐसे अननेसेसरी तो कोई चीज नहीं होती है। तो इसका काम होता है स्टेबिलिटी देना। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को सही सलामत रखता है। ये क्योंकि खुलता नहीं है, टाइटली बंद रहता है, इसका काम यही होता है कि ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देगा, क्रोमोसोम को उधेड़ने से बचाएगा, क्रोमोसोम का धागा निकलने से बचाएगा, स्टेबिलिटी देना इसका काम है, ठीक है। अब ऐसा पोर्शन क्रोमोसोम का जिसकी एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? तो ऐसा पोर्शन जिसकी एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होती है उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, और वो लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। और वो स्टेन करते वक्त भी, क्रोमोसोम को डाई देते वक्त भी लाइटली स्टेन्ड होता है। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि यूक्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस, सम लूजली कॉइल्ड रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन होते हैं जो कि लाइट स्टेनिंग लेते हैं